क्लासेस की और सिलेबस की। तो हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 2 एक्ट पूरी तरह से हम लोगों ने ख़त्म किया। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो तीसरे एक्ट से रिलेटेड है, यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। और ये एक्ट बिल्कुल केवल 13 सेक्शंस का ही एक्ट है और बेसिकली इसमें माइनॉरिटी की कम बात की गई है, गार्जियनशिप की बात की गई है। मेनली माइनॉरिटी के लिए ही गार्जियनशिप है, इसलिए माइनॉरिटी का इसमें जिक्र आया है। बाकी माइनॉरिटी का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। जो कुछ भी प्रोविजन है वो गार्जियनशिप से रिलेटेड ही है, लेकिन चूंकि ये गार्जियनशिप है किसके लिए, माइनर के लिए है, इसलिए इस एक्ट का नाम है माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो अब जो 2 वर्डिंग्स इसमें आई हैं, सबसे पहला तो मामला यही बनता है कि वो दोनों वर्ड्स हैं क्या, यानी एक्चुअली माइनर और गार्जियन। तो माइनर के लिए मेजॉरिटी एक्ट है आपका, वो भी डिफाइन करता है माइनर को। इवन आपकी आज के डेट में बीएनएस या जो भी एक्ट हैं, लगभग सभी चाइल्ड को, माइनर को अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं और सबका मतलब एक ही है, बिलो 18 ईयर्स। यानी जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर है उसे आप मानते हैं कि वो माइनर है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि गार्जियन कौन है, हु इज गार्जियन। तो गार्जियन का मतलब कि जो व्यक्ति किसी का फिजिकली या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, यानी किसी के बॉडी के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए केयर टेकर के भूमिका में है, उसे आप कहते हैं गार्जियन। यानी जो लुक आफ्टर या केयर या उसके मेंटेनेंस, इन सब मामलों से कंसर्न करता है, उसे आप कहते हैं गार्जियन। अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि गार्जियन, एक तो उसका जो नेचुरल मदर एंड फादर है वो है, तो क्या उन्हीं को हम गार्जियन मान रहे हैं या और भी व्यक्ति हैं जिन्हें हम गार्जियन के रूप में बता रहे हैं। तो एक्ट आपका केवल 2 से 3 तरह के गार्जियन की बात कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो गार्जियन हैं, जिस किसी भी व्यक्ति को गार्जियन माना जाता है, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो काइंड्स ऑफ गार्जियन की बात की जाए तो यहाँ पे कुल 6 तरह के गार्जियन का उल्लेख आया है, जो अलग अलग एक्ट में एज ए गार्जियन जिनकी एक्टिविटी होती है उनको इंक्लूड करने के बाद कुल 6 तरह के गार्जियन को हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं एज ए गार्जियन। तो काइंड्स ऑफ गार्जियन की बात की जाए तो नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटिंग बाय विल, यानी उसी को विल के द्वारा अपॉइंट हुए गार्जियन को ही आप टेस्टामेंट्री गार्जियन कह रहे हैं। तो नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, डिफैक्टो गार्जियन, एड हॉक गार्जियन, गार्जियन एड लिटम। तो ये कुल 6 तरह के गार्जियन की बात की गई है अलग अलग एक्ट्स में, अलग अलग प्रोविजंस में। तो नेचुरल गार्जियन जिसे आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नैसर्गिक है, क्यों है कि वो उसने बच्चे को जन्म दिया या बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो वो नेचुरल गार्जियन है और इसमें मदर एंड फादर आते हैं। इसके बाद टेस्टामेंट्री गार्जियन की बात आप करें तो जिसे विल के द्वारा अपॉइंट किया गया है उसको आप कह रहे हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। और गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट का मतलब जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है या जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है एज ए गार्जियन, उसे आप गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट कह रहे हैं। और डी फैक्टो गार्जियन का मतलब कि किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, किसी विल के द्वारा वो नहीं आया है, लेकिन अपने रिलेशन की वजह से एज ए गार्जियन बिहेव कर रहा है, इसलिए उसे आप डी फैक्टो गार्जियन के नाम से जान रहे हैं। और नेक्स्ट गार्जियन जो एड हॉक गार्जियन है, कि मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जिसे गार्जियनशिप दी गई है उसे आप एड हॉक गार्जियन के नाम से जानते हैं। और लास्ट गार्जियन जो आपका है गार्जियन एड लिटेम, कि मतलब किसी सूट या प्रोसीडिंग को फॉलो करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए जो व्यक्ति एज ए गार्जियन अपॉइंट है या जो एज ए गार्जियन ट्रीट कर रहा है अपने आप के साथ,
वो व्यक्ति को हम गार्जियन एड लिटम यानी वाद के संचालन के लिए या सूट को प्रोसीड करने वाला गार्जियन के नाम से जानते हैं। अब इनमें एक एक गार्जियन को और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, इनके पावर्स की बात की जाए, इनकी लायबिलिटी की बात की जाए। तो सबसे पहला नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन वो व्यक्ति होता है जो कि बाय बर्थ, बाय रिलेशन उस व्यक्ति का गार्जियन है, उस माइनर की देखरेख करता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है? उसका फादर या मदर। ये दो व्यक्ति हैं जो बाय रिलेशन, बाय बर्थ बच्चे की देखरेख करते हैं। तो इसीलिए इनको हम नेचुरल गार्जियन कहते हैं। वन हु बिकम सो बाय रीजन ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप, यानी अपने उस रिलेशन के कारण ही वो गार्जियन है, उसे आप नेचुरल गार्जियन कह रहे हैं। हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ, यानी कि उसके एज ए पर्सन के रूप में या उसकी प्रॉपर्टी के केयर टेकर का वो काम कर रहा है, तो उसे आप नेचुरल गार्जियन कह रहे हैं, और अपने उस रिलेशन की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेचुरल रिलेशनशिप विथ द माइनर। माइनर के साथ उसका जो रिलेशन है वो ही ऐसा है कि वो उसकी वजह से देखरेख करता है, और वो चाहे माइनर की पर्सनल देखरेख कर रहा हो तो भी, या उस माइनर की प्रॉपर्टी की कर रहा हो तब भी, या दोनों की देखरेख कर रहा हो तब भी, उसे हम नेचुरल गार्जियन ही मानेंगे। और जितने भी काइंड्स के गार्जियन की हमने चर्चा की, उन सब में वही बात अप्लाई होती है कि चाहे आप उस माइनर की एज ए पर्सन देखरेख करें या उसकी प्रॉपर्टी की करें या दोनों की करें, तो आप गार्जियन हैं। अब फिर इसके बाद नेचुरल गार्जियन के अगर राइट की बात की जाए, उनके पावर की बात की जाए, या फिर पहले इन दोनों में से कौन है गार्जियन। अब ये मुद्दा यही है कि जब दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, तो अब चूंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो लॉ जो कहता है कि सबसे पहले जो राइट है या जो सबसे पहली पावर है गार्जियनशिप की, वो है फादर के पास। फादर जो होगा वो जब तक जीवित है, जब तक देखरेख कर रहा होगा, पहला गार्जियन उसी को माना जाएगा। और आफ्टर हिज डेथ और कन्वर्जन और एनी अदर रीजन, तब फिर मदर का नंबर आता है, तब मदर उसकी गार्जियन होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में फादर के जीवित होते हुए भी मदर गार्जियन हो सकती है। वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो पहले तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में फादर है, फादर की डेथ के बाद, उसके कन्वर्जन के बाद, या किसी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस की वजह से जब वो एज ए फादर एक्ट नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे के लिए, तब फिर मदर गार्जियन होती है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन वो जीवित है, बच्चे के साथ भी रह रहा है, लेकिन वो अपनी किसी फिजिकल, किसी मेंटल इनकेपेसिटी के कारण या किन्हीं दूसरी वजहों से वो बच्चे की देखरेख में रुचि नहीं रखता, उसका केयर टेकर की तरह से व्यवहार नहीं करता, तो फिर मदर उसकी फुल गार्जियन हो जाती है, उसके जीवित रहते हुए भी, उसके साथ रहते हुए भी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड ये मामला है, उस केस की भी बात हम लोग करेंगे अभी। तो लेकिन फिर दूसरी बात उसी में कही गई कि जनरली, इन जनरल, अगर बच्चा बिलो द 5 ईयर्स ऑफ एज है, 5 साल से छोटा बच्चा है, तब जनरली ऑर्डिनरीली कस्टडी जो होती है वो मदर के पास होगी। गार्जियन तो फादर ही होगा, लेकिन कस्टडी मदर को दी जाती है, मदर के पास होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे का जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो देखा जाता है उसकी गार्जियनशिप या उसकी कस्टडी डिसाइड करने के लिए। और फिर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कस्टडी और गार्जियनशिप में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अभी कस्टडी का नाम लिया हम लोगों ने, तो कस्टडी क्या है और गार्जियनशिप क्या है? तो गार्जियनशिप एक पायस ऑब्लिगेशन है, पायस रिलेशन है, जो अपने उसके रिलेशन की वजह से भी हो सकता है, दूसरी वजहों से भी हो सकता है। और कस्टडी अपने आप में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसके साथ किसी तरह के पायसनेस जैसी कोई बात नहीं है। और गार्जियन के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है। कस्टडी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने कोई अपनी वस्तु या किसी व्यक्ति को किसी के पास सुपुर्द कर दिया कुछ समय के लिए या किसी पर्पज के लिए, तो भी वो कस्टडी का मैटर है।
लेकिन गार्जियन के साथ ऐसा नहीं होता है। गार्जियन के साथ कुछ फेथ का मैटर जुड़ा होता है, कुछ बिलीव का मैटर जुड़ा होता है, कुछ विश्वास का मैटर जुड़ा होता है, और उसका पायस रिलेशन की, जैसा कि मैंने बात कही, वो जुड़ा होता है। तो कस्टडी और गार्जियनशिप अपने आप में दो अलग अलग टर्म्स हैं और अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। हालांकि ये एक साथ भी हो सकता है, जैसे फादर गार्जियन है तो उसी के पास बच्चे की कस्टडी भी हो सकती है, मदर गार्जियन उसकी है और उसी के पास उसकी कस्टडी भी हो सकती है। और ऐसा प्राय होता भी है कि जो फादर और मदर गार्जियन है उन्हीं के पास कस्टडी है। लेकिन कस्टडी आपको समझना है कि अलग हो भी सकती है, और वो अलग कंसेप्ट है, और गार्जियनशिप अलग कंसेप्ट है। कस्टडी परमानेंट हो सकता है क्या? हाँ, कस्टडी परमानेंट भी हो सकती है, कस्टडी टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन गार्जियनशिप तो जब तक वो परमानेंट रहेगा ना गार्जियनशिप। हाँ। अब इसके बाद ये आपने जान लिया कि 5 वर्ष तक के बच्चे की क्या स्थिति है, फादर और मदर में क्या डिफरेंस है गार्जियनशिप को लेकर के। तो अब जो बात हो रही है कि मदर किन परिस्थितियों में गार्जियन हो सकती है फादर के जीवित रहते हैं, तो उसके लिए केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पुराना केस है 1999 का सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि जो बेयर एक्ट में आफ्टर वर्ड यूज किया गया है कि आफ्टर फादर वर्ड जो यूज किया गया है कि फादर के बाद मदर होगी, तो वो किस सेंस में यूज किया गया उसको एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि ये जो आफ्टर वर्ड यूज किया गया है ये एब्सेंस के सेंस में यूज किया गया है, यानी कि जब वो अनुपस्थित है। और किस सेंस में अनुपस्थित है? एब्सेंस है उसकी कि केयर नहीं कर पा रहा है वो, या वो केयर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इस सेंस में एब्सेंस है वो। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले फादर अलाइव हो, भले वो साथ में भी रह रहा हो, लेकिन अगर वो बच्चे की देखरेख नहीं कर रहा हो तो माता को, मदर को अलोन गार्जियन मान लिया जाएगा और वो लीगली ट्रीट की जाएगी एज ए गार्जियन। फिर एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर सिंगल कोई मदर है जिसका कि फादर का पता नहीं है, यानी वो अनमैरिड हो सकती है या किसी भी स्थिति में इस तरह की सिचुएशन आती है, तो सिंगल मदर को भी फुल गार्जियनशिप दी जा सकती है और उसे फुल गार्जियन माना जा सकता है। तो ये दो सिचुएशन आपने देखी कि जहां फादर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या वो अननोन है। और दूसरी केस आपने देखी कि वो अलाइव है, साथ में रह भी रहा है, लेकिन वो केयर टेकर की अपने लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो भी मदर को गार्जियन माना जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है इनके पावर और लाइबिलिटी की। तो नेचुरल गार्जियन के बारे में कहा गया है कि उसको फुल पावर है अपने बच्चे की पैरामाउंट कंसिडरेशन को देखते हुए, उस बच्चे के लिए वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बच्चे की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब उसको डिसीजन लेना होगा, तब बिना कोर्ट की परमिशन के वो बच्चे की प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन देन या उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो अब पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन की बात की जाए तो अब इसमें जो 2-3 पॉइंट्स में अगर इसको हम डिवाइड करें, तो इसकी जो सबसे पहली पावर है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, डू ऑल एक्ट्स which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization or benefit of the minor's state, यानी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए यानी या माइनर के पर्सनल बेनिफिट के लिए वो कुछ भी कर सकता है जो एक गार्जियन को करना चाहिए। फिर दूसरी बात कही जा रही है कि बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय पर्सनल कोवेनांट। वो सब कुछ तो कर सकता है लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट से पर्सनली बाइंड नहीं कर सकता है माइनर को। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं गार्जियन हूं अपने बच्चे का, तो मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ बच्चे के बेनिफिट के लिए, उसके इंटरेस्ट में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, या उसकी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो कि बाइंडिंग हो उस माइनर के लिए। यानी मैं कोई लोन नहीं ले सकता बच्चे के नाम पे, बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एग्रीमेंट नहीं कर सकता, लीज का लेन देन नहीं कर सकता, या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के बिहाफ पे नहीं कर सकता जिससे कि वो बाइंड हो जाए, उसको बाउंड किया जा सके, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकता। अब फिर बात क्या की जा रही है
द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब बात आ गई प्रॉपर्टी को डील करने की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी को। तो अब एक क्वेश्चन पहला यही राइज होगा कि माइनर की प्रॉपर्टी कैसे होगी? जब खुद उसका फादर अभी जीवित है तो माइनर की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? मान लीजिए उसके दादाजी ने, उसके ग्रैंडफादर ने, उसके किसी रिलेटिव ने उसको गिफ्ट कर दिया, या किन्हीं कारणों से फादर ने ही अपने उस माइनर के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर ली। किसी परिस्थिति में बच्चे के पास प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उस बच्चे की प्रॉपर्टी को फादर ट्रांसफर, गिफ्ट, सेल वगैरह वगैरह नहीं कर सकता है जब तक कि वो प्रीवियस परमिशन कोर्ट की न ले ले। अब इसके बाद क्या क्या बिहेव नहीं कर सकता प्रॉपर्टी के साथ, किस तरह की डीलिंग नहीं कर सकता? तो मॉर्गेज और चार्ज प्रॉपर्टी पे नहीं क्रिएट कर सकता। फिर ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। यानी जो मेन रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लगाई गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को के ऊपर वो चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता, कोई मॉर्गेज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता। इसके बाद क्या नहीं कर सकता? लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर। यानी माइनर की प्रॉपर्टी है, उसका लीज तो वो कर सकता है, लेकिन 5 साल से अधिक पीरियड के लिए लीज नहीं कर सकता। दूसरा क्या नहीं कर सकता कि जब वो मेजॉरिटी जिस डेट में अटेन करेगा, जब वो मेजर हो जाएगा, तो उस डेट से आगे, फर्दर आगे की किसी डेट के लिए जो कि 1 साल से अधिक की हो, उससे आगे का लीज भी नहीं कर सकता। केवल कितना कर सकता है? 1 साल तक का, विद इन 1 ईयर। यानी मान लीजिए आज मेरा बच्चा 17 साल का हुआ और 1 साल बाद वो होने वाला है 18 साल का, तो मैं मैक्सिमम कितना लीज कर सकता हूँ? सॉरी, आज मान लीजिए वो मेजर हो गया, आज हो गई मान लीजिए 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल को वो मेजर हो रहा है, तो मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ? 1 साल, यानी कल, यानी 8 अप्रैल को मैं उसके बिहाफ पे जो लीज करूंगा वो 8 अप्रैल 2026 तक के लिए लीज कर सकता हूँ, उससे आगे के लिए नहीं। यानी जनरल कंडीशन में मैक्सिमम 5 साल तक के लिए, 5 ईयर्स तक के लिए। दूसरी कंडीशन कि जब वो मेजर हो रहा होगा तो उससे मैक्सिमम 1 साल आगे तक के लिए लीज कर सकता हूँ, उससे अधिक नहीं। यानी वो चाहे आज जितने भी ईयर्स का हो, लेकिन उसकी मेजॉरिटी से 1 साल बाद का उसका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए लीज का। ये 2 रिस्ट्रिक्शन है लीज पे, और मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट पे फुल रिस्ट्रिक्शन है, बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आ रही है कि एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वाइडेबल एट, यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर गार्जियन ने कर ही दिया है ऐसा, तो उसका परिणाम क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो उसकी बात की जा रही है कि एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वाइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। यानी कि अगर मैं फादर हूं और मैंने अपने बच्चे की प्रॉपर्टी का लीज कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, या सेल ट्रांसफर कुछ भी किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? और ऐसा मैंने कैसे किया? विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो उसका इफेक्ट होगा कि जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तो वो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकता है, और अगर उसने नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कराया तो वो वैलिड बना रहेगा जब तक कि नल एंड वाइड डिक्लेयर ना करा दिया जाए। यानी फादर के द्वारा ट्रांसफर या लीज कर देने का अपने आप सोमोटो इफेक्ट ये नहीं होगा कि वो वाइड हो जाएगा, वाइड नहीं होगा, बल्कि वाइडेबल होगा। किसके इंस्टांस पे? उस माइनर या माइनर के किसी माइनर के अंडर कोई क्लेम करने वाला पर्सन, जैसे उस माइनर का बच्चा हो, उस माइनर का कोई हेयर हो, तो उसके अपने क्लेम पे भी वही स्थिति होगी, वाइडेबल हो जाएगा, नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एविडेंट एडवांटेज ऑफ द माइनर। और कोर्ट जो परमिशन ग्रांट करेगा वो किस ग्राउंड पे? कि बच्चे के फायदे के लिए, उसकी नेसेसिटी के लिए या उसके एडवांटेज के लिए ऐसा कुछ किया जाना हो। अब एक मैं आपको एग्जांपल दे कि मान लीजिए मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरे पास प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी है? कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी, फादर की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी रेज किया था कि बच्चे के पास कैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, तो एक तरीका ये भी है बच्चे के पास प्रॉपर्टी आने की
कि इनहेरिटेंस में वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पाता है या मदर की प्रॉपर्टी पाता है। तो जो दूसरा वाला यानी मेरा फादर या मदर की मैंने प्रॉपर्टी पाई उसकी डेथ के बाद, तो दूसरा वाला पर्सन यानी फादर या मदर अलाइव है। तो मैं एक केस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ कि फादर की मेरे डेथ हुई और मेरे पास प्रॉपर्टी फादर की आ गई और मेरी मदर मेरी गार्जियन है, इस समय नेचुरल गार्जियन है। तो मेरे फादर ने ट्रैक्टर या गाड़ी या कोई सामान लिया था जिसपे लोन था। तो मेरी मदर चाहती हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, सफिशिएंट है प्रॉपर्टीज, तो मेरी मदर चाहती हैं कि उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को सेल करके और मेरे लोन को चुकता कर दिया जाए, पे कर दिया जाए, रीपे कर दिया जाए, ताकि बच्चे पे कोई लोन ना रहे। तो इसका मतलब कि मेरी माँ जो सोच रही है या मेरी मदर जो सोच रही है वो मेरे एडवांटेज के लिए, मेरे भले के लिए वो सोच रही है, मेरे बेनिफिट के लिए। तो फिर कोर्ट उनको परमिशन दे देगा कि हाँ ठीक है, आप प्रॉपर्टी को सेल करके और बच्चे का जो लोन है बच्चे के ऊपर वो आप रीपे कर दीजिए। तो इस तरह से कोर्ट देखेगा बच्चे के बेनिफिट को या उसके प्रॉपर्टी के बेनिफिट को, क्योंकि लोन बढ़ता जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी पे और भी एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ता जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ऐसे ऐसे मामले में परमिट कर सकता है। अब इसके बाद एक बात आती है कि क्या किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट बात की कि पर्सन की देखरेख के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है या वो नेचुरल गार्जियन होता है उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी, पर्सन के लिए भी। तो क्या ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी वो गार्जियन होगा या केवल पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए होगा? तो जो सबसे लास्ट की आपकी सेक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही है कि सेक्शन 12 है, यानी नेक्स्ट लास्ट, वो कहती है कि ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता या नेचुरल गार्जियन भी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को डील नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि ज्वाइंट फैमिली का जो हमारा कंसेप्ट है पुराने समय से, एंशिएंट इंडिया से ही, या जो हमारी आप कहें कि इंडियन कल्चर है जो हमारा, कि जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मोस्ट पर्सन होता है, यानी आप कहें कि जो गार्जियन यानी हमारे जो ग्रैंडफादर या फादर या जो भी उस ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होगा, मेंबर होगा, वही गार्जियन होता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी का। तो जब वो व्यक्ति, उसको हम कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैनेजर वर्ड से भी डिनोट कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो मैनेजर नहीं होता है, मैनेजर से हट करके उसकी एक अलग पोजीशन होती है जिसे आप कर्ता ही कहें। तो कर्ता चूंकि ज्वाइंट फैमिली का गार्जियन होता है, तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली के लिए ना ही नेचुरल गार्जियन डील कर सकता है और ना ही कोई दूसरा गार्जियन, चाहे वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो, चाहे वो बिल के द्वारा अपॉइंट हो, किसी भी मामले में ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए कोई भी गार्जियन नहीं हो सकता। वो गार्जियन उसका केवल और केवल वही कर्ता होता है और कर्ता ही डील करता है उन सभी मामलों को। अब इसके बाद एक पावर इस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट को दी गई है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए भी किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। ये हो गया पूरा ओवरऑल आपका नेचुरल गार्जियनशिप और नेचुरल गार्जियन के पावर, किन किन कंडीशन में फादर गार्जियन होगा, किन कंडीशन में मदर होगी और उनके अपने अपने पावर क्या होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि जो दूसरे जिन गार्जियंस का हम लोगों ने नाम लिया उनकी क्या स्थिति है। तो दूसरे गार्जियन में हम लोगों ने बात की कि टेस्टामेंट्री गार्जियन और गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, डिफैक्टो। तो अब उसमें सेकंड नंबर के गार्जियन की बात कर लेते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन, यानी कि फादर ने या मदर ने खुद अपनी विल के द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया। अब इसमें फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फादर को ही पावर है केवल विल के द्वारा गार्जियन अपॉइंट करने का या इक्वली पावर है मदर को भी? तो सेम उसी तरह से जैसे आपने देखा पहले सीक्वेंस में, उसी तरह से पहला जो राइट है वो फादर के पास है, दूसरा राइट है मदर के पास आफ्टर फादर। और किन्हीं कंडीशंस में अगर फादर ने विल कर दी, गार्जियन अपॉइंट कर दिया, लेकिन फादर की डेथ हो जाती है और मदर जीवित है, तब क्या वो विल प्रिवेल करेगी या मदर नेचुरल एज ए नेचुरल गार्जियन मदर की राइट या पावर प्रिवेल करेगी? तो इस सिचुएशन में जहां की किसी फादर ने अपने बच्चे के लिए विल के द्वारा कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया और फादर की डेथ हो गई लेकिन मदर जिंदा है, तब उस केस में विल पोस्टपोन हो जाएगी और मदर एज ए गार्जियन डील करेगी अपने बच्चे को
और उसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन जब मदर की भी डेथ हो जाएगी तब वो विल अपने आप फिर से अस्तित्व में आ जाएगी और प्रिवेल कर जाएगी, और तब उस विल के अकॉर्डिंग जो जिस व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट किया गया होगा वो व्यक्ति एज ए गार्जियन उस पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को डील करेगा। अब इसके बाद टेस्टामेंट्री गार्जियन के जो राइट्स और ड्यूटीज हैं उनकी बात कर ली जाए तो, और हाँ एक बात छूट रही थी कि मदर भी गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, उसको भी पावर है। अगर वो विडो है या उसका जो हस्बैंड है वो फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ड उस कंडीशन में आया है, तो फिर विडो के पास भी पावर है अपने बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंट करने का या एज ए गार्जियन डील करने के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि उनके पास पावर क्या है, तो उनके पास भी सेम वही पावर होगी जो नेचुरल गार्जियन के पास पावर है, और उनको भी प्रॉपर्टी से डील नहीं करना है, जिस सेंस में हम लोगों ने पहले बात की, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब इसके बाद अगर वो मैरिज अनमैरिड गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, अगर उसका गार्जियन कोई अपॉइंट किया गया है या गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है या अपॉइंटेड गार्जियन है, तो उस गर्ल चाइल्ड की मैरिज के बाद जैसे ही उसकी मैरिज होगी, भले वो अभी माइनर ही हो, तब उसका गार्जियन उसका हस्बैंड होगा। यानी माइनर गर्ल चाइल्ड का उसकी मैरिज के बाद उसका गार्जियन उसके हस्बैंड को माना जाता है एज पर हिंदू लॉ। और एज पर माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करें आप तब तो उसका हस्बैंड गार्जियन होगा, और लेकिन उसके हस्बैंड को ये पावर नहीं है कि वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सके किसी दूसरे व्यक्ति को। वो गार्जियन होगा, हस्बैंड की उसकी डेथ होती है तो फिर उसका गार्जियन उसका फादर या मदर हो सकते हैं, लेकिन वो किसी को विल करके गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकता। अब इसके बाद इनके टेस्टामेंट्री गार्जियन के राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ पावर की बात हो गई। अब इसके बाद गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट जो होगा वो तो बेसिकली कोर्ट के द्वारा अपॉइंट ही है, तो उसको भी सेम वही पावर है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ कोई डीलिंग नहीं कर सकता है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब जो थर्ड कैटेगरी के गार्जियन, फोर्थ कैटेगरी के गार्जियन की बात आती है, डी फैक्टो गार्जियन। तो डी फैक्टो गार्जियन की जो पावर होगी, एक्चुअली एक्ट आपका डिफेक्टो गार्जियन को बेसिकली तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यानी जहां गार्जियन को डिफाइन किया गया है उस डिफिनेशन में डिफेक्टो गार्जियन को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आगे की एक सेक्शन ये कहती है कि डिफेक्टो गार्जियन के लिमिटेशन की बात करती है कि इनकी लिमिटेशन क्या होगी। तो यानी कुल मिला के इसका मतलब कि एक्ट इनको भी रिकॉग्नाइज किसी न किसी रूप में कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव रूप में चाहे नेगेटिव रूप में, इनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो डी फैक्टो गार्जियन का, जैसा कि हम लोगों ने इनकी पहचान पहले ही बताई, कि डी फैक्टो गार्जियन का मतलब है कि उसे किसी ने अपॉइंट नहीं किया, उसका रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो एज ए गार्जियन खुद में ही गार्जियन हो या जिसे हम नेचुरल गार्जियन कह सकें। अब इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें अगर, तो मान लीजिए फैमिली में वो उसके अंकल हैं, उसके बड़े भाई हैं, उसकी जो दूसरे और रिलेटिव्स हैं वो हैं, और वो एज ए गार्जियन उस बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, उसकी पर्सन एज ए पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी की के साथ डीलिंग कर रहे हैं एज ए गार्जियन, तो उन्हीं को हम कहते हैं डिफेक्टो गार्जियन। लेकिन जो इनके ऊपर लिमिटेशन है, खुद एक्ट ने ही लिमिटेशन लगाई हुई है कि ये उस माइनर की प्रॉपर्टी के साथ किसी तरह की कोई डीलिंग नहीं कर सकते। इवन कि इनको कोर्ट की परमिशन की भी बात नहीं कही गई है, बल्कि सिंपल ये कह दिया गया है कि ये माइनर की प्रॉपर्टी के साथ किसी तरह की डीलिंग नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो दूसरे कैटेगरी के गार्जियन है, एड हॉक गार्जियन। तो एड हॉक गार्जियन का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर पर्पज से या किसी पर्टिकुलर अकेजन के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, और उस अकेजन के बाद इनकी अपनी लाइबिलिटी समाप्त हो जाती है, और इनकी लाइबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है सिर्फ और सिर्फ उसी इवेंट के लिए या उसी अकेजन के लिए। अब इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट जो गार्जियन का प्रकार चलेगा उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी एडॉप्ट गार्जियन वाले की। तो नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ गार्जियन हैं वो हैं
गार्जियन एड लिटेम, यानी किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग को फॉलो करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए जिन गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है उन्हें हम कहते हैं गार्जियन एड लिटेम। तो अब यहीं पे वो बात आपकी क्लियर हो जा रही है कि एड हॉक गार्जियन, जिनको हम लोगों ने कहा कि किसी पर्टिकुलर पर्पज या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, तो उसमें ये शामिल हो गए, क्या शामिल हो गए कि ये किसी एक निश्चित सूट या प्रोसीडिंग को केवल डील करने के लिए अपॉइंट किए गए, केवल यही एक पर्पज है। जब वो सूट या प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी तब इनका अपना आप गार्जियनशिप समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एड हॉक गार्जियन कैसे हो सकता है। तो अब जब हम गार्जियन एड लिटेम की बात करें तो ये आपके इस एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है बेसिकली, लेकिन ये कहाँ पे डील किया जाता है, जब सीपीसी आप पढ़ेंगे तो वहां माइनर के अगेंस्ट अगर कोई सूट आता है या प्रोसीडिंग आती है तब, या जब माइनर की तरफ से कोई सूट या प्रोसीडिंग लाई जाती है कोर्ट में, तब इस तरह के गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। तो जब गार्जियन प्लेंटिफ के रूप में आता है, जब माइनर प्लेंटिफ के रूप में आता है, यानी वो खुद सूट लेकर के आता है कोर्ट के सामने, तब उसका जो गार्जियन होता है उसे हम कहते हैं गार्जियन एड लिटेम, नेक्स्ट फ्रेंड। यानी जब वो प्लेंटिफ होता है तो उसके गार्जियन को हम कहते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, और जब माइनर के अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग आती है तब जब उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया जाता है तो उस गार्जियन को हम कहते हैं गार्जियन एड लिटेम। तो ये दो तरह के गार्जियन होते हैं, जो कि कभी माइनर के मतलब तरफ से जब सूट फाइल हो रहा होगा एज ए प्लेंटिफ तब के लिए, और दूसरा जब माइनर डिफेंडेंट होता है तब उसका गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। तो इनको दो तरह से, दो नामों से हम लोग जानते हैं। जब वो डिफेंडेंट होगा तो गार्जियन एड लिटेम, और जब वो प्लेंटिफ होगा तो नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से गार्जियन उसका अपॉइंट करेगा, और कोर्ट अपॉइंट करता है ऐसे मामले में गार्जियन। सर ये अब इसके एडहॉक सर ये एडहॉक हाँ, जो बताया आपने, और इसमें तो ये ओकेजन और ये सूट में क्या डिफरेंस है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये उसका एक एग्जाम्पल है, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है, जबकि एडहॉक में और कई तरह की बातें हो सकती हैं। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रीजन एडहॉक का मतलब मतलब ये कह रहे हैं एडहॉक रीजन मतलब में केवल लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, कुछ। लिटन में आप कह रहे हैं कि सूट से रिलेटेड होगा, और बाकी एडहॉक में मतलब कोई और पर्पज भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, हाँ यही डिफरेंस है ना बेसिक। हाँ, ये यही डिफरेंस है। यानी सूट का मतलब हुआ कि जब से आपने प्लेंट फाइल की कोर्ट में, या एप्लीकेशन दिया कोर्ट में, या पिटिशन फाइल की, तब से लेकर के उस सूट या उस प्रोसीडिंग के डिसीजन तक, या उसकी अपील तक, या उसके रिवीजन तक, या उसके एग्जीक्यूशन तक, यानी जब तक वो प्रोसीडिंग समाप्त न हो जाए तब तक के लिए ये गार्जियन होता है। अब एडहॉक गार्जियन और गार्जियन एड लिटेम का जो अपना पावर और पोजीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस या उस ओकेजन या उस सूट तक ही सीमित होगी, उसके बाद उसकी गार्जियनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद यहां तक आपका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई मैटर हो तो पूछ लीजिए। सर एक बार दोबारा डिफरेंस बता दीजिए एड हॉक और एड लिटम में। अच्छा, एडहॉक का मतलब ये जैसे मान लीजिए कि मैं आपको हिंदू लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है कॉलेज की तरफ से आपको हिंदू लॉ पढ़ाने के लिए, तो मेरी जो एज ए फैकल्टी अपॉइंटमेंट है सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ पढ़ाने के लिए। तो ये एक तरीका हो गया एडहॉक गार्जियन का। और इसी तरह से मैंने कहा कि कॉलेज ने मुझे अपॉइंट किया, कॉलेज के कोई लिटिगेशंस होंगे उनको देखने के लिए, उनको डील करने के लिए, तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे कॉलेज मुझे अपॉइंट कर रहा है। और दूसरा तरीका मैं जो एडहॉक के बारे में स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, कि मान लीजिए कॉलेज ने मुझे कहा कि आपको केवल और केवल 10 लेक्चर लेने हैं सेकेंड सेमेस्टर के हिंदू लॉ के लिए, तो उस 10 लेक्चर के लिए मैं अपॉइंट हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी पोस्ट पोजीशन है। या कॉलेज ये कह सकता है कि आप 6 महीने के लिए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे 6 महीने में, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर के, वो आप पढ़ाएंगे। तो यानी कॉलेज ने कहा कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, या जो भी जनवरी टू जून तक के सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट चलेंगे उनको सबको आप पढ़ाएंगे। तो ये हो गया एडहॉक अपॉइंटमेंट इस सेमेस्टर के लिए।
और दूसरा मैं कह रहा हूं कि इसी तरह का मामला मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है दूसरे केस में, लेकिन कॉलेज के केवल लिटिगेशन के लिए, केवल लिटिगेशन के लिए। अब वहां मुझे टीचिंग नहीं करनी है, किसी और बात से मतलब नहीं है। तो अब उनका लिटिगेशन जब से स्टार्ट होगा, जब तक उसका द एंड हो जाएगा, तब तक मैं उसको डील करूंगा। वहां मैं नेक्स्ट फ्रेंड हूं या गार्जियन एड लिटेम हूं। अब क्लियर हुआ? जबकि दोनों अपने तौर पे कहीं ना कहीं एडहॉक नेचर के ही हैं, उसी पर्पज के लिए हैं, लेकिन दोनों का अपना ऑब्जेक्ट अलग अलग है, गोल अलग अलग है। एक का है केवल लिटिगेशन और दूसरे का है दूसरे और भी पर्पजेज, काम कोई भी और दूसरे हो सकते हैं। सर ये गार्जियन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है? ये माइनर कैसे गार्जियन अप्लाई करेगा? सॉरी, यहाँ पे माइनर जो होता है वो अप्लाई नहीं करता है, वो तो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो अप्लाई करेगा, और वो लीगल बाइंडिंग वाला कोई काम कर ही नहीं सकता। यहाँ मैटर ये है कि जैसे जब नेचुरल गार्जियन का मैटर होगा, तो नेचुरल गार्जियनशिप के लिए तो अप्लाई करना ही नहीं है, गार्जियन के पास ऑलरेडी सारी पावर हैं। जब गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी को डील करना चाहेगा, तब गार्जियन जाएगा कोर्ट के पास कि हाँ योर ऑनर, मैं अपने माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे परमिशन दी जाए, पहली बात। अब दूसरी बात आप इस तरह से जोड़ करके दे सकते हैं कि जिस थर्ड कैटेगरी गार्जियन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट है, तो उसमें कैसे कौन जाएगा कोर्ट के पास? तो वहां स्थिति ये होगी कि जैसा कि पीछे आप लोगों में से किसी ने कहा था कि कोई बच्चा छोड़ करके आपके गेट पे चला गया, तो उस बच्चे की आप देख रेख कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप लीगली उसके गार्जियन बन जाएं। तब स्वाभाविक रूप से आप कोर्ट के पास जाएंगे कि ये इस तरह की सिचुएशन है और मैं इस बच्चे की देख रेख करना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसका लीगल गार्जियन डिक्लेयर कर दिया जाए। एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा, मान लीजिए आप डी फैक्टो गार्जियन हैं। आप डी फैक्टो गार्जियन है मीन्स उसके अंकल हैं, ब्रदर हैं, जो भी और रिलेशंस हैं वो हैं, लेकिन अब चूंकि डी फैक्टो गार्जियन के पास कोई पावर पोजीशन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अब आप पावर और पोजीशन में हो, और ताकि बच्चे की सही तरीके से आप देख रेख कर सकें और उसकी प्रॉपर्टी को भी डील कर सकें। तब फिर आपको कोर्ट के पास जाना होगा और कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना होगा कि हाँ मुझे गार्जियन डिक्लेयर कर दिया जाए इस बच्चे के सेंस में या इस बच्चे के रेफरेंस में। और कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन? नो सर। पॉइंट मेरा भी है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आपने कहा कि जब माइनर की शादी हो जाती है तो उसका हस्बैंड गार्जियन होगा, केवल केवल गर्ल चाइल्ड के मामले में, हाँ, सभी गर्ल माइनर के चाइल्ड मामले की, हाँ, या हाँ गर्ल चाइल्ड। लेकिन हाँ माइनर की शादी तो इलीगल है, बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है, लेकिन तो जब फिर एक्ट उसको बन, कैसे हम वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, लेकिन ये जब 1956 में एक्ट बना आपका, तब उस समय प्रिज्यूम किया गया कि माइनर की शादी हो सकती है, तो उस समय की ये प्रोविजन है। आज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो आपका एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो मैरिज को एज के ग्राउंड पे वॉइडेबल या वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, एक बात पहली। और दूसरी बात कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर जब तक उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर दिया गया, तब तक वो मैरिज वैलिड है। एज के ग्राउंड पे अपने आप वो वाइड है नहीं, तो तब तक जब तक कि वो वैलिड है, तब तक उसका हस्बैंड उसका गार्जियन है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, अब आगे बढ़िए। सर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें सर? इसमें एक आपसे फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चूंकि ये एक्ट अपने आप में ही केवल गार्जियनशिप पे ही ये एक्ट है, तो इसलिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, छोटा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको तो आपको तैयार कर लेना है फुल के हिसाब से। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको और केस बता दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अब इसमें जो केसेस हैं वो उन्हीं अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रही हैं, जहाँ जहाँ की आपको कोई एम्बिग्युइटी हो सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे कि मैंने गीता हरिहरन का नाम लिया, उसी तरह जैसे मैंने कहा कि सिंगल जो मदर होगी वो भी गार्जियन होगी, तो वो बात की गई थी।
XYZ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, समथिंग कुछ ऐसे है उसका वर्सेज वाला वर्जन। तो वहां ये बात कही गई थी, यानी XYZ इसलिए कहा गया था कि उसके मदर के नाम को डिस्क्लोज नहीं, यानी प्राइवेसी की वजह से उसको XYZ नाम दिया गया। और ऐसे किसी भी केस में जहां कोर्ट चाहता है कि पार्टी का नाम डिस्क्लोज ना हो तो वो XYZ नाम दे देता है। अब दूसरा केस है नारायण सिंह वर्सेस सपूर्ण खेर। नारायण सिंह वर्सेस सपूर्ण खेर। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो उसके पहले आप देख लीजिए रोक्सान शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा। रोक्सान शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इसमें कोर्ट ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट होगा गार्जियन का, अगर कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंटेड है, यानी मान लीजिए मैं माइनर हूं, नॉर्मल माइनर हूं जहां की कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट नहीं है, तो इस केस में मेरी मेजॉरिटी मानी जाएगी 18 ईयर। लेकिन जहां गार्जियन अपॉइंट है कोर्ट के द्वारा, तब मेरी मेजॉरिटी मानी जाएगी 21 ईयर, यानी 21 साल में माना जाएगा कि मैं मेजर हो रहा हूं। अब इसके बाद दूसरा जो केस है आपका रतन वर्सेस बिशन, ये 1978 का बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। और इसमें कहा गया कि definition is an inclusive definition. There is no reason why a person who acts as a de facto guardian should not within the definition of a guardian। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डी फैक्टो गार्जियन को पॉजिटिव वे में एक्ट कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव वे में एक जगह कह रहा है कि डी फैक्टो गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता। तो उसी बात को कहीं ना कहीं ये केस लॉ अफर्म कर रहा है कि डी फैक्टो को भी गार्जियन माना जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन में इंक्लूसिव बात की गई है, इसलिए डी फैक्टो गार्जियन भी उसमें शामिल है। अब इसके बाद दूसरा केस लॉ जो मैंने कहा कि नारायण सिंह वर्सेस सपूर्णा खेर वाला, इसमें कहा गया कि in a case where the mother and father had fallen out and were living separately, यानी वो अलग अलग रहते हैं, अलग हो जाते हैं, the minor daughter was under the care and protection of her mother, वो अपनी मदर के केयर एंड प्रोटेक्शन में है, तब हेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा कि मदर शुड बी कंसीडर्ड एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर गर्ल। यानी जो मैंने पहले ही जस्ट बात की है कि भले फादर उसका जीवित हो, लेकिन अगर उस तरह की सिचुएशन है, सरकमस्टांसेस हैं, तो मदर को ही सिंगल गार्जियन माना जा सकता है। अब इसके बाद जो रोक्सान शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा वाला केस है, इसमें कहा गया कस्टडी की बात जो हमने पहले ही कही कि बिलो 5 ईयर का चाइल्ड है तो उसकी जो नॉर्मल कस्टडी होगी वो मदर के पास होगी। तो यहाँ कहा गया कि बिलो 5 ईयर्स सिंस द मदर इज पर से बेस्ट suited to care for the infant during his tender age, and it is for the father to plead and prove the mother's unsuitability। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल मदर को माना जाता है कि वो बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर फादर को लगता है कि मदर सुटेबल नहीं है बच्चे के लिए, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा इस बात को कि मदर सुटेबल नहीं है, तब जाके फादर को कस्टडी दी जा सकती है 5 साल से कम के बच्चे की। अब गीता हरिहरन वाला आपको बता दिया मैंने। अब एक दो केस लॉ इसी से रिलेटेड और हैं आपके, और
सर ये जो रुखसान शर्मा का बताया आपने केस, हाँ हाँ इसके अंदर आपने ये बताया कि ये 21 ईयर के अंदर मतलब नहीं, राइट, अगर हाँ पहले हाँ, लेकिन यहाँ पे रुखसान शर्मा में ये जो दूसरा हेल्ड किया गया, ये 5 साल से छोटे बच्चे के बारे में, तो ये उसका दूसरा, जैसे एक ही केस में कभी कभी बहुत सी फाइंडिंग्स होती हैं। नहीं तो सर, मैं पहली फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ जो आपने बताया, तो इसमें जो लीजिंग राइट है वो भी फिर 21 ईयर में चला जाएगा। कोई भी राइट चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही जब कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट हो गया तो वो 21 ईयर के बाद ही वो उसे माना जाएगा कि वो मेजर हो रहा है। और ये इवन आपका मेजॉरिटी एक्ट भी इस बात को अफर्म करता है कि अगर किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंटेड है बाय कोर्ट, तो उसकी मेजॉरिटी मानी जाएगी आफ्टर द अटेनिंग ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज। कोर्ट के अब अलावा उसके बाद होगा तो 18 बता रहे ना आप? हाँ, नॉर्मल केस में 18 ईयर्स। नॉर्मल केस में किसी भी माइनर को मान लिया जाएगा कि वो मेजर हो गया जैसे ही वो अटेन करता है 18 ईयर्स की एज, और अंडर गार्जियनशिप ऑफ कोर्ट अगर वो है, तब मान लिया जाएगा कि अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर। मेल फीमेल दोनों के लिए सर? हाँ, सभी के लिए, इसके लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस मामले के लिए। अब इसके बाद जो दूसरा केस है आपका तेजस्विनी गौड़। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये अगर 19 साल का लड़का अगर केस करता है, हाँ, तो उसको कोर्ट में क्या बोला है, मैं वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करेगा या खुद लड़ सकता है, क्या कर सकता है? जैसे उसका गार्जियन अपॉइंट नहीं था कोर्ट के द्वारा और वो 19 साल का हो गया, तब तो वो मेजर है, वो अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहे कर सकता है। लेकिन अगर वो उसके लिए कोर्ट से गार्जियन अपॉइंटेड था, तब वो फिर 19 साल की उम्र में मांग सकता है, मैंने वो एक अपॉइंट कर सकता है गार्जियन को। नहीं 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 नहीं, आपने तब या मैंने आपको बताया नहीं सही से। देखिए, जो पूरा लॉ है वो ये है कि कोई पर्सन जिसके लिए कोर्ट से गार्जियन अपॉइंट नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति जैसे ही 18 साल की एज पूरी करता है उसी दिन से उसे मेजर मान लिया जाएगा। अब वो व्यक्ति कोर्ट के पास या कहीं अपनी गार्जियनशिप के लिए नहीं जा सकता, अब वो खुद मेजर है। हाँ, एक बात छूट रही थी, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, नहीं भूल जाऊंगा, कि एक माइनर को दूसरे माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यानी एक माइनर दूसरे माइनर का गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकता, और रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि खुद उसके लिए गार्जियन की आवश्यकता है, तो वो दूसरे को गार्जियनशिप कैसे देगा। अब अपनी बात बताइए, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा हट गया, तो अब मैं नहीं, आपने ठीक कहा है था। सर, समझ गया, ठीक। अच्छा, 19 वाला ईयर वाला जो पूछ रहे थे, अब क्लियर हो गया। सर ये सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर 19 साल जैसे गार्जियन अपॉइंटेड है कोर्ट से, तो ये अगर 19 साल का हो गया बच्चा, हाँ, गार्जियनशिप कैंसिल भी करा, विड्रॉ भी करा सकता है या नहीं? नहीं, कैसे कराएगा, क्यों कराएगा, जब उसे अभी माइनर ही माना जा रहा है एज पर लॉ, तो फिर वो ये सब बातें कहाँ से आएंगी कि वो डिसमिस कराएगा, अपने कैंसिल कराएगा गार्जियनशिप को। नहीं, एक्चुअली जनरल रूल के लिहाज से तो 18 प्लस हो गया ना, तो वो तो मेजर हो ही नहीं गया। नहीं मिश्रा जी, इसमें तो वो मेजर नहीं हुआ ना, वो 21 में होगा। जब उसके लिए गार्जियन, हाँ, अगर उसका गार्जियन, ये एड लिटम पे भी अप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रेंड पे भी अप्लाई हो जाएगा, इवन किसी भी गार्जियनशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा, अगर उसका गार्जियन पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड के अगेंस्ट कुछ करता है, तब गार्जियनशिप को, हाँ, गार्जियनशिप को डिसमिस किया जा सकता है। और कभी भी गार्जियन अपॉइंट करते समय कोर्ट इसी लैंग्वेज को देखता है कि पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड। और ये बात आपकी सबसे लास्ट वाली सेक्शन 13 में मेंशन की गई है कि हमेशा चाइल्ड की बेनिफिट को, उसके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, बाकी बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखा जाएगा। सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस को देखते हुए ये चेक किया जाएगा कि इस एक्शन से बच्चे का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसके बेनिफिट के लिए है या नहीं। अब एक बात और इससे जुड़ी हुई छूट रही थी कि मान लीजिए हमने कहा कि ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता, या नेचुरल गार्जियन भी उस ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता, क्योंकि करता होता है फैमिली का, ज्वाइंट फैमिली का हेड, और वो प्रॉपर्टी को डील करता है। वो देखता है कि चाइल्ड की नेसेसिटी क्या है, चाइल्ड की का बेनिफिट कैसे है, उसका एडवांटेज कैसे है, सबको देखते हुए वो प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। लेकिन
कुछ ऐसी सिचुएशन एक्सेप्शन है जहां की ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। वो एक्सेप्शन या सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए उस ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में सभी की डेथ हो गई और जिस माइनर के गार्जियन अपॉइंट करने की बात हो रही है सिंगल सर्वाइवर वही बचा ही है। तो एक सिचुएशन, एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया कि उस फैमिली में जितने भी पर्सन हैं, मेंबर हैं, सभी माइनर हैं, तब ऐसा किया जा सकता है, तब ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए भी गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, अब आप पूछ लीजिए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो। सर कोर्ट अगर कोई गार्जियन अपॉइंट करता है फीमेल हाँ, के हाँ। लिए हम्म, और वो 18 कंप्लीट करके मैरिज कर लेती है, हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? गार्जियनशिप रहेगी हाँ, बिल्कुल या शिफ्ट बिल्कुल। हो जाएगी उसके हस्बैंड के नाम, या वो खुद गार्जियन हो जाएगा? नहीं नहीं, एज पर लॉ वो मेजर ही मानी जाएगी 21 ईयर्स के बाद, तो इसलिए वो उसकी गार्जियनशिप बनी रहेगी कोर्ट की। नहीं, यानी 18 ईयर जिसको में उसने मैरिज कर ली सर। हाँ बिल्कुल मैरिज करे, मैरिज पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैरिज का एज जो यहाँ 18 ईयर्स बताया गया तो उसने मैरिज कर ली। लेकिन अब ये जब ये सब जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आती हैं, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 प्रिवेल करेगा या गार्जियनशिप एक्ट या मेजॉरिटी एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो जो मैरिज का मामला है ये पर्सनल अपनी फिजिकल और कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर है ये, तो इसमें ये मेजॉरिटी वाले रूल अप्लाई नहीं करेंगे। मैरिज अलग बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर है और ये सब सब्जेक्ट मैटर अलग है, क्योंकि मैं गार्जियनशिप का मैटर अगर आप देखें, किसी भी लॉ को जब आप समझना चाहेंगे तो कंटेक्स्ट में समझेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएंगी। तो यहाँ हो क्या रहा है कि गार्जियन किसी का अपॉइंट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सके और उसके बेनिफिट को सोच सके, देख सके, डिसीजन ले सके। तो इस बात के लिए गार्जियन था, तो गार्जियन अपॉइंट किया गया था, तो वो 21 ईयर्स तक की एज पूरी करने तक वो गार्जियन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैरिज एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, ये इसका कहीं सब जो रिलेशन है वो उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, उसके अपने दूसरे वे में बेनिफिट के लिए नहीं है। तो अगर वो गार्जियन परमिट करता है या उसे सजेस्ट करता है कि हाँ ये जो तुम मैरिज करने जा रही हो ठीक है, सही है, प्रॉपर है तुम्हारे लिए, तो वो मैरिज कर सकती है। मैरिज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैरिज तो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, प्रॉपर्टी से डील करने का कोई जब मैटर आएगा उसी मैरिज में या किसी तरह का मैटर आ जाएगा, तब फिर वो बात आ जाएगी कि वो अभी अंडर गार्जियनशिप मानी जाएगी और उसके बारे में डिसीजन कोर्ट की परमिशन से ही लिया जाएगा। एक पॉइंट ये बताइए कि हाँ। मान लो कोर्ट ने किसी का गार्जियन अपॉइंट कर दिया, बिल्कुल। अब वो गार्जियन के बाद प्रॉपर्टी के लिए ही किया हाँ, ठीक। और वो उसको बेच देता है हम्म। गार्जियन, हम्म। तो क्योंकि प्रॉपर्टी पे गार्जियन डिसीजन ले नहीं सकता, तो इस केस में ले सकता है नहीं ले सकता, क्योंकि कोर्ट ने उसे अपॉइंट कर रखा है। देखिए, आपने कहा, जैसा कि मैं समझ पाया आपका क्वेश्चन, कि आपने कहा कि कोर्ट ने किसी माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट किया, किस बात के लिए? उसकी प्रॉपर्टी के लिए। यस सर। तो प्रॉपर्टी के लिए जब गार्जियन अपॉइंट किया तो प्रॉपर्टी के केयर टेकर की हैसियत में वो है, ट्रस्टी है वो उसका। हाँ, ये ट्रस्टी वर्ड जो मैंने यूज किया, तो ये जो मैंने आपको कस्टडी और गार्जियनशिप में डिफरेंस की बात बताई थी, तो गार्जियन को ट्रस्टी माना जाता है, यानी इस लेवल पर उसके साथ बिलीव जुड़ा होता है। और जो कस्टडी वाला मैटर है, इसमें कहीं भी बिलीव ट्रस्टी के लेवल का नहीं होता। ये वहां के लिए डिफरेंस था। अब आपके क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि वो गार्जियन अपॉइंट किया कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो गार्जियन का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को डील करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, केवल क्या करेगा? केयर करेगा, प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा, क्योंकि माइनर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए उसकी देख रेख करेगा। जैसे ही प्रॉपर्टी को डील करने की बात आएगी, तुरंत प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी, तब वहां पे वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अगर वो सेल कर देता है तब वो वाइडेबल हो जाएगा, किसके इंस्टांस पे? माइनर के इंस्टांस। हाँ, और कुछ? सर ये माइनर
अपॉइंट गार्जियन अपॉइंट हो गया, बीच में क्या है ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बहुत सारे, जब गार्जियन अपॉइंट होता है तो वो शोषण करता है बच्चे का। तो इस केसेस में मतलब बच्चे के पास क्या राइट्स होते हैं कि उसको डिसमिस कराए या क्या कराए, बिलो 18 ईयर्स या बिलो 21 ईयर्स जो भी है। आपके क्वेश्चन का जस्ट कुछ मिनट पहले हम लोगों ने आंसर किया, किसी ने पूछा था शायद कि जब इस, या शायद मैंने अपने मन से कहा कि पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड, तो जैसे ही आप उस कंसिडरेशन से हटते हैं या बच्चे के साथ कुछ गलत करते हैं, तुरंत फिर कोर्ट को पावर है कि आपकी गार्जियनशिप को वो डिसमिस कर देगा या कर सकता है। सर ये पावर कोर्ट के पास। कोर्ट को बताएगा कौन? वो माइनर बता सकता है, कोई भी और दूसरा व्यक्ति जिसकी नॉलेज में ये बात आती है, कोई व्यक्ति बता सकता है, और इवन माइनर तो है ही है अपने आप में। माइनर भी मतलब रिक्वेस्ट बता दे सकता है ना एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब वो माइनर जाएगा कोर्ट के पास तो कोर्ट फिर वहां पे वही जो मैंने बात कही कि नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगा और तब उसकी सुनवाई करेगा। तो इसमें प्रॉपर पिटीशन डालनी पड़ेगी सर उसे? हाँ, पिटीशन तो डालनी पड़ेगी ना कि मेरे पास ये हैं एज ए गार्जियन मेरे साथ, और उनके इन कंडक्ट की वजह से मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बेनिफिट के बजाय मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है, या मेरे अगेंस्ट ये इनके जो एक्शंस हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं, तो इसलिए इनको एज ए गार्जियन डिसमिस कर दिया जाए। इन दैट केस फिर वो प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल जैसा ही है सर। वो नेक्स्ट फ्रेंड ही करता होगा ना इस काम को। हाँ, वही मैंने कहा कि वो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगा कोर्ट तुरंत, जैसे ही उस रिकॉर्ड पे माइनर आता है तो कोर्ट का पहला ही ये काम है कि अगर वो देखता है कि सामने वाला व्यक्ति माइनर है। अब देखें आप लिटिगेशन की अपनी लैंग्वेज देखें आप, तो लिटिगेशन या प्लेंटिफ जब प्लेंट लेके जाता है या कोई एप्लीकेशन आप लेके जाते हैं कोर्ट के सामने, तो उसमें जो पहला कॉलम ही आप यही मेंशन करते हैं, नेम, फादर नेम, रेजिडेंस, एज। तो जैसे ही आपने एज लिखी और वो एज बिलो 18 है, तो कोर्ट का पहला ये कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि पहले वो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगा आपके लिए, इसके बाद फिर प्रोसीड करेगा उस पर। तो जब माइनर आया तो माइनर के लिए वो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगा, इसके बाद उसको प्रोसीड करेगा, तो वो नेक्स्ट फ्रेंड उसको डील करेगा, उस लिटिगेशन को, उस पिटीशन को, उस सूट को। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी? सर वाइफ का लीगल गार्जियन हस्बैंड ही होता है ना? हाँ, नहीं, सभी मामले में नहीं, जब वाइफ बिलो 18 ईयर्स होगी तब। और अब अगर 18 ईयर्स हो गई उसके बाद वो गार्जियन नहीं है। उसी ग्राउंड पे तो जोसेफ वर्सेस सीने वाला केस डिसाइड हुआ था, एडल्ट्री को समाप्त किया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इज नॉट ए मास्टर, वो मास्टर नहीं है वाइफ का कि जैसे चाहे वैसे कहे, करे, कराए। दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। इवन वाइफ भी अडॉप्ट कर सकती है बच्चे को, हस्बैंड भी कर सकता है, इक्वल पावर है। तो वहां गार्जियन कैसे है वो? जस्ट पीछे आपने जब एडॉप्शन वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो दोनों को इक्वल पावर है बच्चे को अडॉप्ट करने की, और हर मामले में है। डिवोर्स के लिए वाइफ भी जा सकती है, डिवोर्स के लिए हस्बैंड भी जा सकता है। आपने देखा कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। तो हर मामले में कहीं भी आपने देखा हो, पीछे जितने भी हिंदू लॉ से रिलेटेड मैटर को आपने डील किया है, कहीं प्रिवेल नहीं कर रहा है हस्बैंड वाइफ पे। केवल यहाँ थोड़ा सा देखा होगा आपने कि आफ्टर फादर वर्ड यूज किया गया है। सर ये उल्टा होता है बल्कि कोई ना कोई तो सर, कोई ना कोई तो गार्जियन हो ना सर। हाँ, लेकिन चूंकि जब मेजर हो जाता है व्यक्ति तो वो उसका गार्जियन की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो खुद डिसीजन लेगा अपने बारे में। तो गार्जियन क्या होगा उसके लिए? लीगली नहीं होगा, वो हस्बैंड देख रेख कर रहा है पत्नी की, या पत्नी आज की डेट में, शायद मैं ये बात बोलूं तो किसी को खराब ना लगे, कि वाइफ गार्जियन है, एज ए गार्जियन ट्रीट करती है कुछ मामलों में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वही ये होता मतलब है, होता तो वही है। नहीं, मैं इन जनरल तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। सर मेरा एक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने अभी तो कोई बुक नहीं खरीदी आपके सब्जेक्ट में, आप कोई स्पेसिफिक रिकमेंड कर रहे हैं या नोट्स या 30 क्वेश्चंस वाला यूनिक ही फॉलो कर लें? अगर आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूनिक को रेफर कर लीजिएगा, क्लास नोट सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। लास्ट में मैं आप लोगों को
केस लॉ, हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ 2-2 3-3 केस लॉ दे दूंगा रिटन फॉर्म में। तो टॉपिक मैं आपको क्लियर करा ही दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज बिल्कुल एक्सप्लेन करके। केस लॉ मुझे लगता है छूट जाता है, ऑनलाइन में स्पेशली छूट जाता है, तो उसके लिए केस लॉ दे दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन वो 30 क्वेश्चन वाला आप यूनिक वगैरह पढ़ लें साथ में तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई और अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बेयर एक्ट आप पढ़ सकते हैं, बेयर एक्ट सर अच्छा होता है, पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई स्पेसिफिक बुक वैसे मोर नॉलेज के लिए? डॉक्टर हाँ, केसारी का बुक है तो आप लोग पढ़ लें। अब मैं रिकमेंड करूंगा तो आप लोग कहेंगे उसकी लैंग्वेज कठिन है। पारस दीवान मुझे ठीक लगते हैं, या फिर और भी सर अग्रवाल यूपीडी वगैरह या यूपीडी केसारी। हाँ, केसरी जी भी हैं, केसरी जी भी ठीक हैं। वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उनकी भी बुक आप पढ़ सकते हैं। इस तो टॉपिक आज में इस सर जो टॉपिक क्वेश्चन